दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि के भारतीय इतिहास के अंतर्गत आज की वीडियो में प्रस्तुत है मध्यकालीन भारत के इतिहास का भाग 1, जिसमें हम भारत पर मुस्लिम आक्रमण, महमूद गजनवी तथा मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत और इसके शासक कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान तथा बलवन और खिलजी वंश और इसके शासकों से संबंधित परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं समसामयिक घटना चक्र जीएस दृष्टि मध्यकालीन भारत के महत्वपूर्ण प्रश्नों का भाग 1। दोस्तों आज की वीडियो में हम सबसे पहले भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। देखिए कुछ प्रश्न सबसे महत्वपूर्ण जो हैं उनको सबसे पहले देखते हैं। देखिए इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद का जन्म कहाँ हुआ था? तो 570 ईस्वी में मक्का में। हजरत मोहम्मद की मृत्यु कब हुई थी? 632 ईस्वी में। भारत का नाम हिंदुस्तान किसने रखा था? तो ईरानियों ने दोस्तों भारत का नाम हिंदुस्तान रखा था। और यूनानी भारत को क्या कहते थे? तो इंडिया। दोस्तों इंडिया नाम जो भारत का है ये यूनानियों के द्वारा दिया गया है। और एक शब्द और है कि हिंदू शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले अरबों के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न और है कि भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया? दोस्तों 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण किया गया था। 712 ईस्वी में सिंध को विजित करने वाला आक्रमणकारी कौन था? तो ये था मोहम्मद बिन कासिम। और अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों दाहिर। याद रखिएगा अरब आक्रमण के समय सिंध का शासक दाहिर था। अल बरूनी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। दोस्तों अल बरूनी का जन्म जो है ये 973 ईस्वी में हुआ था और अल बरूनी संस्कृत भाषा का महान ज्ञाता था। और एक महत्वपूर्ण तथ्य इसके बारे में ये है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान अल बरूनी था। दोस्तों अल बरूनी एक इतिहासकार था और इसके साथ खगोल विज्ञान, भूगोल, तर्कशास्त्र, औषध विज्ञान, गणित और धर्म तथा धर्मशास्त्र का ज्ञाता था। और अल बरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया था और ये खीवा देश का निवासी था। दोस्तों अल बरूनी की महत्वपूर्ण कृति तहकीके हिंद या किताबुल हिंद है, जो अरबी भाषा की महत्वपूर्ण रचना है। आइए देखते हैं दोस्तों यहाँ पर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी के बारे में। देखिए दोस्तों इसकी दो महत्वपूर्ण, एक बिहार विजय और दूसरा बंगाल विजय बहुत ही महत्वपूर्ण है। इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी, बिहार की विजय इसने 1193 से 1202 ईस्वी में की। और दोस्तों ये जो इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था ये नालंदा और विक्रमशिला को इसने नष्ट किया था। और दोस्तों इसके बारे में महत्वपूर्ण ये है कि बख्तियार खिलजी जो है ये खिलजी वंश से संबंधित नहीं है। इसकी इसने राजधानी उदंतपुर पर कब्जा कर लिया था। इसके अलावा इसने बंगाल पर 1198 से 1203 ईस्वी के बीच में आक्रमण किया और तत्कालीन शासक जो लक्ष्मण सेन था ये बिना युद्ध किए ही भाग गया और पूर्वी बंगाल में शरण लिया था जाकर। और लखनौती को इसने यानी मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने अपनी राजधानी घोषित किया था। तो ये बख्तियार खिलजी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। आइए देखते हैं दोस्तों अब महमूद गजनवी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं परीक्षाओं के लिए उनके बारे में। तो देखिए महमूद गजनवी का परिचय क्या है कि ये गजनी का शासक 998 ईस्वी में बना। ये शिक्षित और सुसभ्य था और विद्वानों और कलाकारों का सम्मान करता था और चांदी के सिक्के इसने संस्कृत मुद्रा लेख युक्त जारी किए थे। महमूद गजनवी ने दोस्तों भारत पर आक्रमण किया था 999 से 1027 ईस्वी तक। कुल कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया था महमूद गजनवी ने और इसका एकमात्र उद्देश्य लूटपाट करना था। 1026 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसने सोमनाथ मंदिर की लूट की। और 1019-20 ईस्वी में चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया था। तत्कालीन शासक विद्याधर था और विद्याधर जब चंदेलों पर प्रथम आक्रमण हुआ था तो इनका शासक विद्याधर अपने वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था।
दोस्तों महमूद गजनवी के दरबारी विद्वानों में अलबरूनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। बैहाकी क्या है? तो दोस्तों बैहाकी तारीख़े सुबुक्तगीन का लेखक था। उजारी ये फारस का कवि था। तुसी और उनसुरु ये खुरासानी विद्वान थे। इसके अलावा इसके दरबारी विद्वानों में असजदी और फारूकी का नाम महत्वपूर्ण है। दोस्तों महमूद गजनवी के दरबारी इतिहासकारों में उतबी था, जिसने कि किताबुल यामिनी या तारीख़े यामिनी की रचना की थी। आगे आइए देखते हैं दोस्तों मोहम्मद गोरी के संबंध में। देखिए मोहम्मद गोरी के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, मोहम्मद गोरी ने प्रथम आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया था और 1178 में इसने गुजरात पर आक्रमण किया। और भीमदूती या मूलराज दूती जो है ये नायिका देवी के खिलाफ थे। और दोस्तों आबू पर्वत के निकट युद्ध जो हुआ था, भीमदूती और मूलराज दूती जो थे, आबू पर्वत के निकट युद्ध हुआ और गोरी की भारत में ये प्रथम पराजय थी। 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था, 1192 का तराइन का द्वितीय युद्ध और 1191 का तराइन का प्रथम युद्ध गोरी बनाम पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें मोहम्मद गोरी की हार हुई थी। लेकिन 1192 का युद्ध तराइन का द्वितीय युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान परास्त हुए और भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। दोस्तों 1194 में चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें जयचंद परास्त हुआ था। मोहम्मद गोरी ने दोस्तों जो सिक्के जारी किए थे उसमें एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति है और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। मोहम्मद गोरी दोस्तों मुस्लिम है, लेकिन इसने एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति और दूसरी तरफ अरबी में कलमा खुदा हुआ सिक्के जारी किए थे। आइए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए फिरदौसी जो है ये शाहनामा का लेखक था। अलप्तगीन कौन था? तो दोस्तों अल्पतगीन जो है ये गजनी या यामिनी वंश का संस्थापक है। फरिश्ता तो तारीख़े फरिश्ता का लेखक फरिश्ता है। भीमदेव प्रथम सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण इसने किया था और मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रथम अक्ता प्रदान किया था। दोस्तों अब आइए देखते हैं दिल्ली सल्तनत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को। दोस्तों दिल्ली सल्तनत जो है गुलाम वंश शुरुआत यहाँ से होती है और गुलाम वंश का संस्थापक, दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था और दिल्ली सल्तनत का ये सुल्तान 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। दोस्तों सभी सुल्तान जो थे तुर्क थे, लेकिन ये अलग अलग वंश के थे और ये स्वतंत्र माता पिता की संतानें थीं। दोस्तों गुलाम वंश के सुल्तान की जगह प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलूक सुल्तान कहना इनको अधिक उपयुक्त होगा। आइए देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का जो शासनकाल रहा 1206 से 1210 ईस्वी रहा। दोस्तों गुलाम वंश का ये प्रथम शासक था और तुर्क जनजाति से संबंध था। दोस्तों इसने आजीवन सुल्तान की उपाधि से परहेज किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की और इसने अपने आप को मलिक और सिपह सालार की पदवी से संतुष्ट रखा और इसी के साथ शासन किया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। प्रारंभिक जीवन के बारे में अगर जो हम कुतुबुद्दीन ऐबक के प्रारंभिक जीवन के बारे में आते हैं तो काजी अजीज कूफी द्वारा दास के रूप में इसका क्रय किया गया था और गजनी में गोरी द्वारा क्रय किया गया। गोरी द्वारा अमीर ए आखूर के पद पर इसको प्रोन्नत किया गया था। इसके अलावा इस कुतुबुद्दीन ऐबक से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनमें इसका राज्याभिषेक दोस्तों जून 1206 में गोरी की मृत्यु के 3 माह बाद किया गया और इसकी राजधानी लाहौर थी। और मुक्ति पत्र जो था दोस्तों 1208 ईस्वी में गोरी के उत्तराधिकारी गियासुद्दीन महमूद द्वारा इसको मुक्ति पत्र के माध्यम से दास्ता से मुक्त कर दिया गया था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुरान ख्वां की उपाधि धारण की थी। सुरीले स्वर में कुरान पाठ
ये करता था। और दोस्तों अधिक दान देने के कारण या दान करने के कारण इसको लाख बख्श भी कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्यों में दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण दिल्ली का कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुतुब मीनार और अजमेर का 2.5 दिन का झोपड़ा प्रसिद्ध है। अब आइए देखते हैं दोस्तों इल्तुतमिश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। देखिए इल्तुतमिश दोस्तों इसका शासनकाल, तो देखिए इल्तुतमिश का जो शासनकाल 1211 से 1236 ईस्वी रहा, ये इलवरी जनजाति से संबंधित तुर्क था। और इल्तुतमिश का अन्य नाम गुलाम का गुलाम भी है, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। दोस्तों ये बदायूं का सूबेदार था सुल्तान बनने से पूर्व, और गोरी के आदेश पर ऐबक द्वारा दास्ता से मुक्त किया गया था। दोस्तों इसके बारे में देखिए, खलीफा से प्राप्त अधिकार क्या थे, सुल्तान के पद की स्वीकृति और सुल्तान ए आजम की उपाधि इल्तुतमिश ने धारण की थी। 1229 ईस्वी में खिलअत प्रमाण पत्र हासिल किया और दिल्ली सल्तनत स्वतंत्र राज्य जो है ये इल्तुतमिश इसका वैध सुल्तान बना था। तो सही उत्तर है एक तरह से दिल्ली सल्तनत का पहला वैध सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसका शासनकाल 1211 से 1236 था। दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इल्तुतमिश के बारे में ये हैं कि भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर चंगेज खां का आगमन इल्तुतमिश के समय में हुआ था, और चंगेज खां के विरुद्ध मंग बर्नी को सहायता देने से इसने इनकार कर दिया था। और दोस्तों कुतुब मीनार का निर्माण कार्य जो ऐबक से बाकी रह गया था उसको इल्तुतमिश के द्वारा पूरा करवाया गया था। सिक्कों के बारे में तो सल्तनत कालीन भारत में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के जारी करता इल्तुतमिश था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने की परंपरा का प्रारंभ करता था। और दोस्तों इल्तुतमिश के द्वारा जो चांदी के सिक्के चलाए गए उनको टंका और तांबा के सिक्के को जीतल कहा गया था। आइए देखते हैं सल्तनत काल के अन्य प्रमुख शासकों के बारे में। सबसे महत्वपूर्ण है रजिया सुल्तान। दोस्तों रजिया सुल्तान मध्यकालीन भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका थीं और इनका शासनकाल 1236 से 1240 रहा। राज्य की शक्ति को सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर रजिया सुल्तान ने बल दिया और सत्याच्युत करने में, इसको सत्ता से हटाने में तुर्कों का हाथ रहा था। दोस्तों यहाँ पर देखिए बलवन के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं देख लेते हैं। बलवन का प्रारंभिक जीवन, बचपन में ये मंगोलों द्वारा पकड़ लिया गया और गजनी में बसरा के ख्वाजा जमालुद्दीन ने इसको खरीदा। 1232 में दिल्ली लाया गया और 1233 में ग्वालियर विजय के पश्चात इसको इल्तुतमिश ने खरीदा था। शासन कार्य अगर जो देखा जाए, परिचय के बाद इसकी देखी जाए तो बलवन 1266 से 86 तक सुल्तान रहा। इसका पूरा नाम गयासुद्दीन बलवन था और अन्य नामों में उलूग खां और वास्तविक नाम इसका बहाउद्दीन था। दोस्तों ये इलबरी तुर्क से इसका संबंध है। पद और वैवाहिक संबंध की बात की जाए तो इल्तुतमिश से इसे खसदार का पद प्राप्त हुआ था और रजिया से अमीर ए शिकार का पद, बहराम शाह से अमीर ए आखुर और 1249 में इसने पुत्री का विवाह सुल्तान नसीरुद्दीन से किया था। शासन कार्य में दोस्तों इसने नवरोज त्यौहार मनाने की प्रथा प्रारंभ की जो पारसियों में प्रचलित थी। दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना बलवन के द्वारा की गई और दोस्तों मंगोलों से मुकाबला करने के लिए इसने सैन्य विभाग की स्थापना की थी और सेना मंत्री इमाद उल मुल्क यानी वजीर के आर्थिक नियंत्रण से मुक्त करने का कार्य किया। इसके अलावा बलवन से संबंधित राजत्व का जो सिद्धांत है ये रक्त और लौह की नीति पर आधारित थी और बलवन का मानना था कि सुल्तान का पद ईश्वर प्रदत्त है और सुल्तान का निरंकुश होना जरूरी है। इसके अलावा बलवन ने सिजदा और पैबोस की रीतियाँ प्रारंभ की थी। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों। बलवन के विचार। बलवन का मानना था कि राजा धरती पर नियामत ए खुदाई यानी ईश्वर का प्रतिनिधि है। राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही यानी ईश्वर का प्रतिबिंब है। मान मर्यादा में राजा का क्रम पैगंबर के बाद आता है और बलवन जो है राजस्व संबंधी सिद्धांत का समर्थन करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था और इसने अपने पुत्र बुगरा खां को सलाह दी कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। बलवन के बाद आइए देखते हैं दोस्तों खिलजी वंश से संबंधित
कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों खिलजी वंश जो है, जलालुद्दीन खिलजी इसका संस्थापक था। 1290 में इसका राज्याभिषेक हुआ और इसने खिलजी वंश की स्थापना की। दोस्तों जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुजुक का पद दिया था और अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन से किया था। और आदर्श क्या था जलालुद्दीन खिलजी का कि ये उदार निरंकुशवाद का पोषक था। अलाउद्दीन खिलजी, दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी प्रथम सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूली प्रारंभ किया। परंपरागत लगान अधिकारियों से खुद मुकद्दम और चौधरी से दोस्तों इसने लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया, सारे विशेषाधिकारों को समाप्त किया और इनकी भूमि से भी कर लेना प्रारंभ किया। दोस्तों उन सभी व्यक्तियों से इसने भूमि छीना जिन्हें वह मिल्क यानी राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन और वक्फ जो कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि होती थी इसके रूप में प्राप्त थी, इन सब की भूमि उसने छीन लिया और इसके परिणाम स्वरूप खालिसा भूमि में वृद्धि हुई थी। आइए देखते हैं दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। देखिए, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी से महत्वपूर्ण रूप से संबंधित है। मलिक कबूल, दोस्तों मलिक कबूल शहना बाजार का अधीक्षक होता था और समस्त व्यापारियों पर नियंत्रण रखने का कार्य करता था और इसकी सफलता के लिए उसने कुशल कर्मचारी नियुक्त किए। दोस्तों घरी कर यानी घर और झोपड़ी पर कर लगाने वाला अलाउद्दीन खिलजी था। चराई कर इसने दुधारू पशुओं पर लगाए और दोस्तों इसके समय में देवगिरी पर आक्रमण किया था, इसमें रामचंद्र देव वहाँ का शासक था और मलिक काफूर से वो पराजित हो गया था और रामचंद्र देव को राय रायन की उपाधि दी गई थी। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत जो है अलाउद्दीन खिलजी के समय काल में लिखी गई और इसमें पद्मिनी रानी ने राजा की मृत्यु के बाद, रतन सेन राजा की मृत्यु के बाद जौहर व्रत धारण कर लिया था। दोस्तों देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म पर राज्य का नियंत्रण स्थापित किया और उलीमा वर्ग के प्रभाव से इसको मुक्त किया। अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां था जो मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु को प्राप्त हुआ था। दीवाने मुस्तक राज क्या था दोस्तों? दीवाने मुस्तक राज का उद्देश्य जो है एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। अलाउद्दीन खिलजी ने दोस्तों भूमि की पैमाइश के आधार पर लगान वसूली की और उपज का 50% भूमि कर खराज जो कहलाता था और भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित करने वाला भारत का प्रथम मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी था। इसके अलावा दोस्तों देखिए मलिक काफूर जो इसका प्रसिद्ध सेनापति या प्रमुख सेनापति था, ये अलाउद्दीन खिलजी की गुजरात विजय के दौरान प्राप्त हुआ था और इसको यानी मलिक काफूर को उसने 1000 दिनार में खरीदा था, इसलिए काफूर को अन्य नाम 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 4 अध्यादेश जारी किए थे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला था उपहार, पेंशन और दान में प्रदत्त भूमि संबंधित व्यक्तियों से वापस लिया जाए। सरकारी अधिकारियों को सभी व्यक्तियों से अधिकाधिक कर लेने का आदेश दिया गया। दूसरा, गुप्तचर विभाग का संगठन किया। तीसरा, अलाउद्दीन खिलजी ने मादक द्रव्यों जैसे शराब, भांग आदि के प्रयोग और जुआ खेलने पर पाबंदी लगाई। और चौथा, सरदारों और अमीरों की दावतों, विवाह संबंधों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया था। अब आइए देखते हैं खिलजी वंश के शासक मुबारक खिलजी के बारे में। दोस्तों मुबारक खिलजी का शासनकाल 1316 से 1320 ईस्वी रहा। इसने स्वयं को खलीफा घोषित कर दिया और उल इमाम और खिलाफत उल लह की उपाधि इसने धारण की थी। दोस्तों यहाँ पर देखिए नसीरुद्दीन खुसरो शाह के बारे में। इसका शासनकाल 15 अप्रैल से 7 सितंबर 1320 तक रहा और इसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया था और हिंदू से ये मुसलमान बना था धर्मांतरित होकर। इसके अलावा दोस्तों इसके समय इसके विरोधियों द्वारा ये नारा दिया गया था
कि ये इस्लाम खतरे में है और नसीरुद्दीन खुसरो शाह इस्लाम का शत्रु है। तो ये महत्वपूर्ण है दोस्तों। नसीरुद्दीन खुसरो शाह हिंदू से मुसलमान शासक था और इसके समय में इसके विरोधियों द्वारा इस्लाम खतरे में है का नारा दिया गया और इसे इस्लाम का शत्रु बताया गया। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा कौन सी नदी थी? तो ये रावी नदी थी। जलालुद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया था? अपूर्ण किलूखरी कीलूगढ़ी महल में। किलोखरी या कीलूगढ़ी के महल का निर्माता कौन था? तो ये कैकूबाद था। गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक किसने कहा है? तो ये था दोस्तों बलवन, जिसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इसके अलावा बलवन के शासनकाल में 1279 ईस्वी में बंगाल में हुए एकमात्र विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये था तुगरिल खां, जो कि बंगाल का सूबेदार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, अलाउद्दीन के प्रसिद्ध सेनापति जफर खां की मृत्यु हुई थी कैसे? मंगोलों से लड़ते हुए। और देखिए, सुलेमान और रानी शैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख किसने अपने ग्रंथ में किया है? तो अमीर खुसरो ने। और देखिए, भूमिकर को उत्पादन के 50% तक निर्धारित करने वाला सुल्तान कौन था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक थे। कुछ महत्वपूर्ण देखिए, यहाँ पर गोल गुंबद के संबंध में कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, गोल गुंबद का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों, गोल गुंबद जो है ये बीजापुर के मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है और भारत के विशालतम ऐतिहासिक भवनों में ये शामिल है। दोस्तों, गोल गुंबद दुनिया के विशालतम गुंबदों में से एक है और इसका बाहरी भाग प्याले की भांति दिखाई देता है और इसके प्रत्येक कोने पर कंगूरों की व्यवस्था है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस दृष्टि के अंतर्गत भारतीय इतिहास के मध्यकालीन भारत के इतिहास का पहला भाग, जिसमें आपने परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ा। दोस्तों, ये वीडियो भारतीय इतिहास खंड सब्जेक्ट या सामान्य अध्ययन के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।